हमारा VS कोड में चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट हम लोग वेरिएबल्स पर आ चुके थे ना, ठीक है। आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो आज हम लोग इसका बनाएंगे कॉपी और इसका नेम देंगे, अपनी आज डेट होगी 18। हाँ, तो वेरिएबल्स के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख लिया था, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, तो एक न्यू फाइल बनाएंगे इसके अंदर और इसको हम लोग नेम डिफाइन कर देंगे ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल एक्सटेंशन डॉट HTML डिफाइन करो और इस फाइल का नेम आप रख देंगे 3.1। चलिए यहाँ लिखेंगे HTML5 और स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जाकर आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे लाइक टेम्परेरी के नाम से और इसको एक वैल्यू दे देते हैं लाइक 2000, ठीक है। चलेगा, क्लियर है ना यहाँ तक? अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नेम रखा लाइक माई फंक्शन और हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया इस तरह से। तो देखो ये जो वेरिएबल है ये कहाँ है, फंक्शन के बाहर। एक मिनट, चलिए। सो एक वेरिएबल है जो कि फंक्शन के बाहर हमारा डिफाइन है और हम ये चेक करें क्या ग्लोबल स्टेट में डिफाइन किया कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के इनसाइड एक्सेसिबल है या नहीं। तो हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। किसको नहीं दिख रहा? तो इधर आ जाओ। और हमने यहाँ पर जाके क्या किया, टेम्प जो हमारा वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पर फैच किया। इसी तरह से हम एक और अपना वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। चाहो तो आप इसको शॉर्ट में नेम दे सकते हो लाइक ए फंक्शन एंड दिस इज अ बी फंक्शन। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमने यहाँ पर जाके टेम्प को प्रिंट कराया। तो देखो वेरिएबल कहाँ डिफाइन है, यहाँ पर, और हम लोग दो फंक्शन डिफाइन करके उसके अंदर एक्सेस करने के बाद फिर नीचे यहाँ पर कॉल कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब जरा इस फाइल को आप ब्राउज़र में रन करो। ये अपना फोल्डर है, नहीं ये PHP का फोल्डर है। हमें जाना है D ड्राइव TTS, क्या रिटर्न आ रहा है 2000। अभी 2000 कौन सा वाला रिटर्न आ रहा है, ये वाला या ये वाला या ये वाला, सबसे नीचे वाला है ना, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन तो लेकिन कॉल कहीं नहीं हुए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे अपना ए फंक्शन। तो सीधे लिखेंगे आप ए फंक्शन को हमने यहाँ डिफाइन किया। इसी तरह से हम लोग बी फंक्शन को भी यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो जब हमने ए और बी को यहाँ पर कॉल किया तो हमने इसके आगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है पहले से। तो आप जब ए को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट आपका रन होगा। अब हम ये चाहते हैं कि तीनों का रिजल्ट न्यू लाइन में हो, तो आप यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा, BR। HTML जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है इसमें, और एक हमने यहाँ लगाया ताकि अलग अलग लाइन में तीनों का रिजल्ट हमें रिटर्न हो। इधर काम कर रहे हैं। तो ग्लोबल से हमारा मतलब क्या है कि प्रोग्राम में कहीं पर भी अपना वेरिएबल डिफाइन करो, उसको आप थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, किसी फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर। दूसरा जो हम लोग टाइप देखेंगे वो रहेगा हमारा लोकल वेरिएबल। नंबर 2, लोकल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, अपना जो वेरिएबल है वो किसी फंक्शन में डिफाइन कर लेंगे। सब डिलीट। हमने यहाँ पर क्या करा, एक अपना फंक्शन बना लिया लाइक ABC, और यहाँ पर जाके हम लोगों ने अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इस तरह से। अब इसको आपने यहाँ पर डिफाइन कर लेना इस तरह से। नीचे जाएंगे ABC को प्रिंट करा लेंगे।
फाइल को ब्राउजर में चला के देखिए, ओपन विद लाइव सर्वर कर दो डायरेक्ट, क्या रिटर्न आ रहा है 2000। अब जरा इसको ऐसे लिख के देखो कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे क्या BR, और यहाँ पर आप फिर से लिखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का नेम पास करेंगे क्या टैब। अब क्या लगता है एक्सेस होगा, एरर थ्रो करेगा, क्यों करेगा, ग्लोबली नहीं है वो लोकल स्कोप में। तो यानी कि इस कंडीशन में डिफाइन किया वेरिएबल सिर्फ इस फंक्शन को बिलोंग करेगा, उसके बाहर वर्क नहीं करेगा हमारा, ठीक है। सो राइट क्लिक करें, ओपन विद लाइव सर्वर्स को जाके चेक करिए, है ना। तो F12 जब आप यहाँ दबाओगे तो क्या लिखा रहा है कंसोल में, एक एरर, टेम्प इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो पहला वाला तो अपना चल गया, दूसरा वाले का अपने को रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ये मिस्टेक की हुई है इसके अंदर, तो ये वर्क नहीं करेगा इस तरीके से। इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे कमेंट बना के, द वेरिएबल temp is defined locally for ABC function। थर्ड आपका आता है नॉर्मल वेरिएबल, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ, ये वाले कि किस तरह से वेरिएबल्स अगर हम लोग जो है वो अपने डिफाइन कर दें। बट मैं इसको और थोड़ा सा एडवांस कर दूंगा, यहाँ पर जाएंगे लिखेंगे इसको 3.3 ओनली वेरिएबल, और इसको सेव कर लो। सब कुछ रिमूव करेंगे यहाँ से, एक वेरिएबल अपना डिफाइन करेंगे लाइक a इक्वल टू, हमने कॉल किया 10, दूसरा एक वेरिएबल बना लेते हैं। देखो वेरिएबल आप ऐसे भी बना सकते हो, $a, ये भी आपका एक्सेप्टेबल है, और यहाँ जाके आप इसमें कुछ मैसेज लिख दो। अरे अभी PHP पढ़ा ना, सिर्फ डॉलर निकल रहा है मुझसे उसमें भी टॉपिक वेरिएबल ही चल रहा था। तो हमने _a हमने डिफाइन किया निशान इसके अंदर। अब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर करोगे यहाँ पर, एक ही दिन में 3 लैंग्वेज चल रही है, रिएक्ट भी चल रही है ठीक है, PHP भी चल रहा है उसके बाद वाले बैच में, और उसके बाद भी जावास्क्रिप्ट भी चल रहा है, सब खिचड़ी हो जाता है और जो रिएक्ट वाला है उसमें नेक्स्ट क्लास से नोड स्टार्ट हो जाएगा। चलो हाँ चलो, जो आपसे पहला वाला बैच है आपका WDD है, सेम इनका भी वही है, तो मैंने नहीं बता रखा। एंगुलर सबके में होता है, मैं एंगुलर पढ़ाता नहीं, आउटडेटेड हो चुका है ना, फायदा क्या उस चीज़ का, लेटेस्ट पढ़ के जाओ, कल को फिर मार्केट जाओ जी। मैं लेटेस्ट पढ़ाऊंगा, रिएक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आप अगर सर्च करोगे ना जब, तो एंगुलर का आपको जो प्रोजेक्ट मिलेंगे वो मिलेंगे प्रोजेक्ट या जॉब मिलेंगी जो पुराने प्रोजेक्ट को मेंटेन करने वाली है। नया प्रोजेक्ट उस पर कोई नहीं कंस्ट्रक्ट हो रहा आज की डेट में, तो रिएक्ट पे चलता है, तो इसलिए रिएक्ट से मैं इससे पहले जो बैच गए मैंने उनको जो लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट किए थे उसको मैंने एंगुलर और रिएक्ट दोनों पढ़ाया था। अब बच्चा एंगुलर रिएक्ट दोनों पढ़ने का तो कहता है जी रिएक्ट ज़्यादा आसान है एंगुलर में, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट पहले और पढ़नी पड़ती है तब जाके आपको एंगुलर समझ में आती है, एंगुलर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसलिए रिएक्ट वाले आप देखोगे मार्केट में मेजॉरिटी जो है, जो कम्युनिटी है रिएक्ट की बहुत बड़ी है, एंगुलर की बहुत छोटी है। और एंगुलर में एक और प्रॉब्लम है कि एंगुलर कंपैरेटिवली रिएक्ट जो है हैवी भी है, क्योंकि एंगुलर जो है फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है। तो फ्रेमवर्क हमेशा अवॉइड करती है जो इंडस्ट्री है ना, वो कहती है फ्रेमवर्क मत लगाओ, लाइब्रेरी पर काम करो। तो ये तो बस गूगल ने क्या किया था ना कि एंगुलर को लिख दिया भाई, उसका कॉम्पिटिटर टफ जो है वो है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ही एक वो कंपनी थी जिसने गूगल का सोशल मीडिया बंद करवा दिया था, विच इज़ ऑर्कुट, ठीक है। तो बहुत फेमस था ऑर्कुट एक टाइम पर, मतलब गूगल के ऊपर इतना ज़बरदस्त इंगेजमेंट था, मतलब लोग दिन रात जो थे वो उसी में लगे रहते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002 से लेके 2006 के बीच की। ऑर्कुट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था,
तो उस पर लोग ना चैट करते रहते थे बस, जैसे याहू का मैसेंजर आता था ना, चैट रूम्स होते थे, वैसे ऑर्कुट होता था प्लेटफॉर्म। ओमेगल में तो वीडियो वाला होता है, उसमें वीडियो वाला नहीं होता। ये इस तरह का इसका सिंबल होता था, ऑर्कुट डॉट कॉम। ये नहीं चलता, नहीं, बंद हो गया। तो ये इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, देख रहे 17 ईयर्स हो, 17 साल पहले की बात है, तब चलता। हाँ, अब ये क्या हुआ कि भाई इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म था कि आप देखोगे अगर यहाँ पे तो 300 मिलियन लोग इस पे जुड़े हुए थे। लेकिन अचानक से आता है फेसबुक, वो कहता है क्या तुम लिखने पे लगे फोटो पे आओ ना यार। तो वो फोटो लेके आ गया भाई साहब, और भाई साहब ऐसे लोग भागे जैसे गधे के सर से सींग आया। सीधे और कुछ सीधे स्विच किया सबने फेसबुक के ऊपर को। अब अभी तक सिर्फ लिख के चल रहा था, अब भाई साहब फोटो देख के चल रहा है। जब फोटो वाला गेम स्टार्ट हुआ फेसबुक का तो उसने कहा अच्छा अभी ट्रैफिक तो सारा इधर आ गया, अब दूसरा प्लान लॉन्च करते हैं। और उन्होंने करा वैसा गेम लॉन्च इसके ऊपर। तो रील्स तो इनका कभी हो ही नहीं सकता था जब तक, बस क्या है ना कि इंडिया में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया टिकटॉक, तो इनका भाई सब ये चल गया, नहीं तो कहाँ थे फीचर रील्स। हाँ, तो पूरा टिकटॉक जो है इसी के अंदर तो गूगल ने भी गूगल ने भी गूगल ने भी फ़ायदा उठाया, उसने बना दिया शॉर्ट्स, एक या फेसबुक ने बना लिया स्टोरी, सबने अपने अपने बना लिए, उस तरह से उठा के। तो ये सारी चीज़ है, नहीं तो टिकटॉक ने तो भाई साहब अभी भी अगर आप देखो यूएस के मार्केट में टिकटॉक छाया हुआ है, वहाँ पे कोई नहीं पूछता इंस्टाग्राम फेसबुक को, टिकटॉक चलता है, सारे टिकटॉकर आते हैं बड़े बड़े। अरे यहाँ जोश बहुत आए मोज। तो तो देखो हर किसी का ना कमी का कोई ना नहीं कर सकता था ना उसके साथ, क्योंकि वो उस लैंग्वेज में नहीं थे जिस लैंग्वेज में ये लोग लेके आ गए थे, क्योंकि ये चला रहे थे बेसिकली अपना पूरा का पूरा जेंगो के ऊपर। और इधर जो चल रहा था ये आगे थे पीएचपी के साथ, पीएचपी से काफ़ी लाइट वेट थी, फास्टली एग्जीक्यूट होती थी। और वो लोगों को क्या चाहिए यार कि भाई जहाँ पर कुछ नया मिले देखे, और एक एक नोटिफिकेशन आ रही है सारी चीज़ों की। तो मेरा खुद का अकाउंट कभी हुआ करता था ऑर्कुट के ऊपर, बट मैं बहुत स्टार्टिंग से मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करता था उसके ऊपर, ऐसा नहीं तो जैसे लोग वहाँ पे लिख के शायरी लिख रहे हैं अपने गम बांट रहे हैं उसके ऊपर। अरे यार यही सब करना तो फिर क्या ही फ़ायदा है। सोशल मीडिया का अगर आपने अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, चला कोई दिक्कत नहीं है, अपने पढ़ने की चीज़ें ढूंढो, तो आप देख रहे हैं उसका जो एल्गोरिथम है वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। एक बार आप 3-4 रील किसी दूसरे इंटरेस्ट की ढूंढना स्टार्ट कर दो, फिर देखो पूरा इंस्टाग्राम का फीड ही खराब हो जाएगा तुम्हारा, फालतू फालतू चीज़ें आने लग जाएंगी तुम्हारी। जैसे फेसबुक है, अब फेसबुक के ऊपर भी आपको होना चाहिए, लेकिन फालतू की चीज़ों के लिए नहीं, किसी को लाइक डिसलाइक करने के लिए नहीं। आपको वहाँ से जैसे जॉब ढूंढने बड़ी इजीली जॉब मिल जाते हैं फेसबुक के थ्रू, फेसबुक के अंदर जॉब का बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना हुआ है। तो सोशल मीडिया का अपने लिए कैसे बेनिफिट ले सकते हो, ये नहीं कि दूसरे को देख के हम लोग टाइम खोटे करें, वरना उसका कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसे तो घंटों निकाल लो पता ही नहीं चलेगा, आगे नेक्स्ट डे बोलोगे मैंने टास्क देखा सर टाइम नहीं मिला क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है। जी मैं रील देख रहा था। अरे बहुत तेज़ी से टाइम जाता है उसमें, क्योंकि एक एक वीडियो अगर रील देख रहे हो तो 1 मिनट की होती है ना, तो गलती से कोई आपको 2 मिनट का फीड आ गया, उसके अंदर 5 मिनट का फीड आ गया, तो आप 5 मिनट जोड़ लो एवरेज के हिसाब से, घंटे पता नहीं चलते। चलो, सो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल डिफाइन किए, वन इज ए इक्वल टू 10 एंड अदर इज अंडरस्कोर ए इक्वल टू 10। तो ये दोनों दो डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर होंगे अपने, ठीक है, क्योंकि एक में अंडरस्कोर कैरेक्टर इन्वॉल्व है, दूसरा डायरेक्टली अल्फाबेट में डिफाइन है। तो हम लोग यहाँ पर जाके ट्राई करें, अगर अंडरस्कोर ए वेरिएबल में, वेरिएबल वेरिएबल कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा, हमेशा एंडिंग में रख सकते हो, ठीक है, नहीं तो चलता नहीं है। चलिए फाइल को रन करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे निशांत का हमें रिजल्ट मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर जाके डिफाइन करते हैं ओनली ए, तो हमें 10 का रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे हम लोग कुछ और एग्जांपल डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि वेरिएबल
हमने डिफाइन किया x इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं लाइक 20, और एक और वेरिएबल मैंने बनाया z इक्वल टू मैंने लिखा x प्लस y। तो अब z के पास जो वैल्यू है वो क्या है, टोटल की है, ठीक है। यानी कि जब मैं z को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा तो ये मुझे इसका रिजल्ट देगा 30। ट्राई करके देखो, है ना, निशान 30 यहाँ लिखा रहा है। आप दोनों में चाहते हो कि गैप के साथ आए या फिर ब्रेक br लगाना है, तो आप यहाँ पर चाहो तो इससे पहले इस तरह प्लस करके क्या लिख देंगे, br, ये ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। या फिर ऐसे अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आप इस स्टेटमेंट को रिफाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर जाके आप यहाँ डिफाइन कर देंगे अपना मैसेज br, ठीक है। तो भी आपका रिजल्ट वर्क करेगा इसके अंदर। अब हम यहाँ पर देखेंगे लेट और कांस्टेंट, दो जो हमारे डिफरेंट वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस हुए ECMAS 6 में 2005 के अंदर, सॉरी 15 के अंदर, उन पर आइए। तो वेर स्टैंड फॉर वेरिएबल्स, ठीक है। तो बनाएंगे यहाँ से, तो हमने एक ब्लॉक स्कोप का यूज किया है जिसको बोलते हैं कोड ब्लॉक, और यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करते हैं लेट टेम्प इक्वल टू, हमने जाके लिखा है यहाँ पर दिस इज अ टेम्प वेरिएबल, ये हमने एक मैसेज यहाँ पर लिख दिया अपने इस तरह से। यहाँ पर जाके लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट br, और यहाँ पर जाकर हम लोग टेम्प को प्रिंट कराएंगे, फिर br लगा देते हैं। इसके बाद में वेरिएबल z को प्रिंट करा लेता हूँ जो कि हमारा ऊपर मेंशन है, और फिर मैं br यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ एक बार और। अब जरा यहाँ पर इसको चला के देखो क्या इसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है, क्या लिखा है, दिस इज अ टेम्प वेरिएबल, और हमारा 30 वाला रिजल्ट भी हमारा इस कोड ब्लॉक के अंदर वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल स्टेट में है और इसके अंदर ये एक्सेसिबल है। तीसरा जो हमारा टाइप आता है वो होता है कांस्टेंट। हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट, इस तरह से लिखना है लेकिन इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो मैंने कांस्टेंट का नाम से एक वेरिएबल बना दिया और हमने इसको लिखा दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू या वेरिएबल। अब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके इसको प्रिंट करा लोगे कांस्टेंट को, हमने प्रिंट कराया इसको। और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल लाइक z इक्वल टू 50, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, यहाँ पर लगा देते हैं br, दीजिएगा मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, इसमें 25 यूज कैसे है, ये तो प्राइवेट वीडियो है। चलिए यहाँ पर कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और रिजल्ट को रिट्रीव करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बट कांस्टेंट के बाद मैंने जैसे यहाँ पर लिखा z इक्वल टू 50, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर z को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, तो सब चीज़ें चलती जा रही है ना। अब काम तो कर रहे हैं बट डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, वेर भी वही काम कर रहा है, लेट भी वही काम कर रहा है और कांस्टेंट भी वही काम कर रहा है। इन तीनों में डिफरेंस है क्या? देखो, आप किसी वेरिएबल डिफाइन वेर से जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है, ये सबसे ओल्डर प्रैक्टिस है। एक तो जब से जावास्क्रिप्ट बनी तब से लेकर टिल डेट तक आज तक ये यूज में लाई जा रही है ना। जिसको ये हैंडल करना था वो इसके साथ काम करे। मॉडर्न उसमें जो हम लोग JS यूज़ करते हैं वहाँ पर हम लोग वेर को कम यूज़ करते हैं, हम लोग लेट का और कांस्टेंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? एग्जाम्पल ऐसा समझो कि भाई मैंने एक न्यू फाइल से समझाता हूँ।
नहीं तो नीचे लिखा था रहता, डेमो डॉट HTML के नाम से फाइल बनाते हैं। हमने लिखा HTML5 और स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा लेट x इक्वल टू 10, ठीक है। आपने यहाँ पर जाके डिफाइन किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और x को अगर मैं लिखूंगा तो मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा 10, चेक करें, ठीक है। अब मान लो कि आपका दोबारा से मन करा कि मैं x को फिर से कोई वैल्यू दे दूं, जैसे याद है लास्ट क्लास में लोगों ने फर्स्ट नेम 2 बार लिख लिया था, है ना, दोनों बार ही चल गया था। जरा इसको ट्राई करो, क्या आ गया, एरर आ गया। क्या बोलता है कि वी कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। लेट और कांस्टेंट जो थे ब्लॉक स्कोप में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर किसी प्रोग्राम में मैंने लिख दिया वेरिएबल x, तो x द्वारा डिफाइन नहीं हो सकता थ्रू आउट प्रोग्राम। इसकी प्रैक्टिस अगर आप यूज़ करते हो अपने प्रोग्राम में तो आप एरर से बचते हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे x y z से बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, तो आपकी हैबिट बन जाएगी बार बार आप x ही डिफाइन करोगे। अब ये तुरंत आपको बोल दे भाई x ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, कुछ और नया नेम ट्राई करो। तो आपने यहाँ एग्जाम्पल नोटिस किया होगा, जब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो ये अपना मुझे y डिक्लेयर सजेस्ट कर रहा है, x सजेस्ट नहीं कर रहा है ना, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। तो ये डिफरेंस आता है लेट और वेर के अंदर। अभी यही काम मैं अगर वेर के साथ करता हूँ, आपने क्या लिखा, वेर x इक्वल टू 10, मैं फिर से लिखता हूँ वेर x इक्वल टू 15, क्या मुझे कोई एरर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सो वेर जो है वो मतलब एक साथ समझो बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप है वेरिएबल का, जिसको आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि वेर के केस में डिफाइन किया गया वेरिएबल आप दोबारा से अपडेट कर सकते हो, लेकिन लेट और कांस्टेंट के केस में डिफाइन किया वेरिएबल आप चेंज नहीं कर सकते। आगे नीचे कोड अगर लिखते तो प्रॉब्लम नहीं करेगा क्या? दो वैल्यू हो गई x की, हाँ, आप नीचे हमने लिख दिया है। इसको ऐसा समझो कि भाई आप एक प्रोग्राम बना रहे हो और आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, फिर आपको दोबारा से इस वेरिएबल का इस्तेमाल करना, आपने फिर से x लिख के काम कर लिया। बट लेट में अगर आप ये चीज़ करते हो तो ये आपके पूरे प्रोग्राम में कहीं भी लिखा हो, चाहे आपने दोबारा से प्रिंट ही क्यों ना करा लियो, एरर देगा ही देगा, ठीक है। लेट और कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर हुआ डिफरेंस? गुलशन समझ आया? कुछ नहीं आया? क्या आया? हाँ, लेट ही यूज़ करना है। वेर जो है वो हम जैसे लोगों के लिए, जो पुराने को ना है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप कोशिश करें लेट के साथ जाने, क्योंकि आप अगर आज के में मॉडर्न नेट पर कोई भी एग्जांपल उठा के देखोगे तो वेर नहीं दिखेगा, आपको लेट ही दिखाई देगा उस केस में, ठीक है। फिर आप कंफ्यूज हो गए ये लेट क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर। और जनरली अगर हम लोग लेट को इस तरह से चला रहे हैं तो आप देखो यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, इसके अंदर भी आउटपुट सब में निकल ही जा रहा है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है। तो डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने एक डेमो के नाम से फाइल बनाई, जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर आप सेम नाम का वेरिएबल 2 बार डिक्लेयर करने जाओगे तो तुरंत वो एरर क्रिएट कर देगा, भाई ये पहले से यूज हो रखा है, आप रीडिक्लेयर ना करें इसको, कुछ नया डिफाइन करें। हाँ, उसके अंदर भी डिफरेंस है। हम लेट के वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, बट कांस्टेंट पर डिफाइन किए गए वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। उसमें जो भी डाल दिया वो कांस्टेंट हो गया। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा सर, कैसे पैसे दिए तुमने। हाँ, वो भी क्लियर हो जाएगा।
इसको थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई लेट में आप प्रिंट चाहे करा लो लेकिन दोबारा से इसको डिफाइन नहीं कर सकते। वैर में हम लोग अगर 2 बार डिफाइन करेंगे, भाई बता रहा हूँ, तो आप दोनों बार यूज़ कर सकते हो इसको, है ना। वैर के साथ दोनों बार आप डिफाइन करके दोनों अलग अलग वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। तो पहली चीज़ कि जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह से इसको डिफाइन करोगे, ये होता है हमारा कोड ब्लॉक, ठीक है। कोड ब्लॉक के अंदर हमने एक वेरिएबल यहाँ पर जाकर डिफाइन किया, लाइक जैसे कि लेट x इक्वल टू, हमने रख दिया यहाँ पर 2। अब मान लो मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आप यहाँ जाके x को डिफाइन करते हो इस तरह से, और इसको आप ज़रा राइट क्लिक करो और ओपन विद लाइव सर्वर करो। तो क्या मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मैंने करली ब्रेसेस लगाए वो क्या होते हैं, कोड ब्लॉक होते हैं हमारे एक तरह के, है ना। अब हमने वेरिएबल के बारे में क्या पढ़ा, ये एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, यानी कि अगर आपने इसको डिफाइन किया यहाँ तो ये यहीं पर ही प्रिंट होगा, इसके बाहर ये नहीं चलेगा। ज़रा सेव करो और फिर से चला के देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 आ रहा है। बट अगर मैं बाहर चला रहा हूँ तो ये काम नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर F12 करने पर क्या लिखा आ रहा है, x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हमें इसका आउटपुट मिल रहा है। अब यही काम अगर ये वेरिएबल में होता, कंट्रोल एस करते हैं यहाँ से, काम कर रहे हैं, क्योंकि वेर कीवर्ड से जब कोई वेरिएबल बनता है तो वो बन जाता है ग्लोबल, अंदर हो बाहर हो वो हर जगह चलेगा, वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन जब लोग PHP पढ़ रहे होते हैं, PHP के अंदर ये थ्योरी बदल जाती है, हाँ, वहाँ पर काम नहीं करेगा। अगर आपने ग्लोबल स्टेट में कोई वेरिएबल बनाया तो वो किसी भी फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं होता, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में हो सकता है, नहीं जाएगा। हाँ, तो फंक्शन में आपको कीवर्ड बताना पड़ेगा, दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, तब वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ चल जाता है। तो एग्जांपल के लिए आपने ये समझ में आ गया कि हमने जो करली ब्रेसेस लगाए, दिस इज अ ब्लॉक स्कोप, यानी कि जैसे कि आप मान लो कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक फंक्शन माय फंक्शन, तो ये पीस ऑफ कोड कब चल सकता है कि जब इसके बाहर आप इसको कहीं पर एक्सेस कराओगे तभी तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये करली ब्रेसेस का मतलब समझ में आया। ये कोड ब्लॉक का एक बेहतरीन एग्जांपल है कि अगर मेरा लेट से कोई वेरिएबल डिफाइन है तो बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, सिर्फ अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा ये, क्योंकि अगर आप इससे बाहर रीड करने जाओगे तो ये बोलेगा ये डिफाइन ही नहीं है वेरिएबल आपका, ठीक है। यहाँ पर ये डिफाइन है, क्या बता रहा है, एक्स का टाइप नंबर, यहाँ क्या बोल रहा है, एक्स का टाइप एनी, यानी कि इस तक डेटा पहुँचा ही नहीं। बट जैसे ही मैं ये कोड ब्लॉक हटा दूंगा, अब यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, एक्स का टाइप क्या है, नंबर है, समझे ना। अब इसकी कनेक्टिविटी बैठेगी इसके साथ, पहले नहीं बैठ रही थी, क्यों, क्योंकि वो डिफाइंड स्टेट में है ही नहीं। चलो, तो ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग कांस्टेंट की तरफ स्विच करते हैं, या जरा अब जैसे इसको अपडेट करने की हम लोग बात करते हैं कि मुझे x की वैल्यू को अपडेट करना है। वैसे तो थोड़ा आगे जाके देखना पड़ता है इसको, बट चलो ट्राई करके देखते हैं। लेट, इसको बंद कर दूँ और इसी में बना लेंगे 3.5 अपडेट लेट वेरिएबल, इस तरह से आप जाके इसमें डिफाइन कर लोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे HTML5 अगेन और स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करेंगे, और इसमें जाके आप डिफाइन कर लेंगे एक फंक्शन। फंक्शन में हमने यहाँ पर जाके डिफाइन किया वेरिएबल x, हमने क्या बोला यहाँ से, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में हमने यहाँ पर बोला एंटर योर नेम हेयर। इसको आगे समझेंगे क्या काम करता है, ठीक है। और मेरे पास मैं ये लेट में डिफाइन करूंगा, वेयर में डिफाइन नहीं, क्योंकि लेट को हम लोग समझ रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
जो भी x की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर दिख जाएगी कि x की वैल्यू क्या है। फाइल को हमने सेव किया, ब्राउज़र में ओपन किया, तो अभी x के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर इसका कोई रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर जाके देखो क्या लिखा है, x इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही। हमने यहाँ लिखा, और अब चाहो तो ये काम इसके अंदर भी कर सकते हो इस तरह से। अब ये फंक्शन हम यहाँ से रन करेंगे, तो जैसे ही आप ये फंक्शन रन करोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, एक पॉपअप खुल गया अपने आप सामने। हाँ, तो हमारे पास ना 3 तरह के पॉपअप बॉक्स होते हैं। एक होता है अलर्ट, जिसपे आपका लास्ट कलर दिखा था, राइट क्लिक इज डिसेबल। दूसरा होता है आपका कंफर्म। तीसरा होता है प्रॉम्प्ट, जिसके अंदर यूजर कुछ प्रॉम्प्ट अपना डाल सकता है। ठीक है, तो अभी जो आप ये देख रहे हो, ये प्रॉम्प्ट हम लोग देख रहे हैं। मैंने इसको एक वैल्यू यहाँ पर जाके दिया, लाइक अरीना एनिमेशन, और अगर मेरा एक्स अपडेट हुआ होगा तो मुझे डेटा मिल रहा है इसके अंदर, यानी कि मैं एक्स की वैल्यू को अपडेट कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं रीलोड करूँगा तो ये चला जाएगा, तो मैं ट्रिगर लगा देता हूँ इसके लिए कि भाई वो डेटा भी रहे और नया डेटा भी आता रहे। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट राइट का यूज़ ना करके मैं ऊपर जाके एक डिफाइन कर लेता हूँ पैराग्राफ, जिसकी आईडी क्या है, डेमो। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी अपनी क्या है, डेमो डॉट इनर HTML। HTML में क्या डालना है, ये मैसेज डालना है हमने इस तरह से डिफाइन किया। अब हमारे पास इस फंक्शन को हम लोग ऑटोमेटिक नहीं चलाएंगे, एक यूज़र ट्रिगर दबाएगा तभी उस पर चलेगा। तो ट्रिगर हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, बटन क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक अपडेट, सॉरी माई फंक्शन नाम है ना, और यहाँ पे लिख दीजिए क्लिक, ये हमने लिखा इस तरह से। और जरा फाइल को वेब ब्राउज़र में जाके चेक कीजिए, कैंसिल करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है। हमने यहाँ से क्लिक किया, हमने जाके बोला अरीना, रिजल्ट आ रहा है। क्या एक्स को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, यानी हमने जाके फिर से क्लिक किया, हमने लिखा एनिमेशन या अरीना एनिमेशन, हम लोग पूरा लिख देते हैं, काम कर रहे हैं। तो लेट जो है वो अपडेट किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि आप उसको नया वैल्यू भेज सकते हो। किस में चल रहा है, लेट एक्स में काम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो जितनी बार भी आप डेटा को देना चाहोगे, एक नया डेटा को दे सकते हो। और ये हाँ, नया डेटा आपका आता जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा अपेंड हो तो वो भी हम लोग बना सकते हैं, तो हम लोग प्लस इक्वल टू का यूज़ करेंगे इस केस में, तो नया भी रहेगा और पुराना भी आता उसके साथ कंटिन्यूटी में बना रहेगा। तो कांस्टेंट को ट्राई करके देखो। कांस्टेंट में जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, लेट वाली फाइल को पकड़ के नंबर 6 कांस्टेंट CONST शॉर्ट में लिखते हैं, बट बोलते हैं इसको कांस्टेंट। अब हम लोग कांस्टेंट के लिए यहाँ पर जाके क्या करेंगे, एक डिफाइन करेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का यूज जनरली हम लोग करते हैं कांस्टेंट वैल्यू के लिए, ठीक है, जो डिफाइंड है पहले से। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू करते 3.14, हमने यहाँ जगह डिफाइन किया इसको इस तरह से, ये आप डिफाइन कर लो। और वैसे इसका आगे काफ़ी बड़ा नंबर होता है, बट मैं फ़िलहाल के लिए इतना ही लिख रहा हूँ इसके अंदर। और इसको आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर हम लोगों ने पाई को प्रिंट करा लेना है। कंट्रोल एस करिए, ओपन विद लाइव सर्वर करिए, क्या रिटर्न आ रहा है, 3.14, ठीक है। अब मान लो आप पाई को अपडेट करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर जाके लिखा, ऊपर कुछ नंबर बढ़ा दो, जैसे 3.14159 कुछ इस तरह डिफाइन कर दो। यहाँ पर जाकर लिखा 3.14 और
रन कीजिए इसको और रिफ्रेश करिए ब्राउज़र में। क्या हुआ? एरर। क्या लिखा रहा है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि आपने एक कांस्टेंट वेरिएबल को एक नई वैल्यू असाइन करने का ट्राई किया जो कि एथिकल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट में जो लिखा गया वही आपका परमानेंट है। अगर ये लेट होता, ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, लेट पाई, फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, तो मुझे रिटर्न आना चाहिए 3 पॉइंट ये वाली वैल्यू। ज़रा जाके चेक करूँ। मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ पाई, सेव किया, ब्राउज़र में जाके चेक किया तो क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है। तो लेट के वेरिएबल को अपडेट किया जा सकता है। एक दूसरा एग्जांपल मैंने दिखा दिया, कांस्टेंट के अंदर डिफाइन किए वेरिएबल को आप दोबारा से अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है तो कांस्टेंट में जो लिखा गया वो आपका परमानेंट बन जाता है, उसको कोई भी अपडेट नहीं करा सकता वैल्यू को। तो क्लियर रहेगा? कंफ्यूजन है? बताओ क्यों नहीं हो रहा था? लेट हमने किया तो था अपडेट। नहीं नहीं नहीं, अभी जो हमने एग्जांपल बनाया लेट का, हमने करली ब्रेसेस कहाँ यूज़ किया? हाँ, ये तो मैंने इसलिए दिखाया था कि कोड ब्लॉक स्कोप, मतलब कि ब्लॉक स्कोप के बाहर आप उसको नहीं चला सकते। मतलब कि अगर फंक्शन में लगा दिया तो फंक्शन के अंदर चलेगा, अगर ग्लोबल स्टेट पे डिफाइन किया तो ग्लोबल स्टेट में चलेगा, फंक्शन में नहीं जाएगा। ये इस तरह से काम नहीं करता है। नहीं, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो कि आपने x को दोबारा से लिया ऐसे करके, तो दोबारा नहीं चलेगा। लेकिन अपडेट करना हो तो लेट नहीं लगाना है, आप यहाँ पर 4 लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कांस्टेंट के अंदर जाके एक चीज़ दिखाई कि कांस्टेंट अगर लिखा होगा तो आपका, आपने देखा तो मुझे नीचे का रिजल्ट नहीं आया इसके अंदर, लेकिन लेट में पाई की वैल्यू यहाँ पर ये है, लेकिन दूसरे मैंने पाई वैल्यू को नया अपडेट दिया, वो अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है कांस्टेंट के साथ। तो इस सिनेरियो में आपको इसका कोई भी रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ब्लैंक हो जाएगा। लिखा आ रहा है क्लियरली असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, जबकि मैंने कॉन्स्ट लिखा है ना, ये पूरा बता रहा है कांस्टेंट वेरिएबल को आप असाइनमेंट दे रहे हो, वो नहीं लेगा। ये किस कौन ले सकता है? या तो वैर ले सकता है असाइनमेंट, या फिर लेट ले सकता है असाइनमेंट। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि लेट अपडेट हो सकता है, कांस्टेंट अपडेट नहीं हो सकता। एक बार जो लिखा गया इक्वल टू वही चलेगा, दोबारा नया डेटा नहीं जा सकता उसके अंदर। और कांस्टेंट भी ब्लॉक स्कोप होता है। अगर मैंने इसको करली ब्रेस लगा के सेम आउटपुट में आपको दिखाया तो ये बाहर नहीं चलेगा, उसके अंदर चलेगा। ये भी ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। आप अगर यहाँ जाओगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये लाइन हटा दूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने यहाँ पर जाके लिखा करली ब्रेस और यहाँ पर करली ब्रेस को मैंने बंद कर दिया। अब ज़रा चला के देखो, रिजल्ट गायब हो गया। क्या बोला है? पाई इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये भी आपका ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, लेकिन साथ में नॉन असाइनेबल वेरिएबल भी है। ठीक है, ये आपका असाइन हो सकता है, मतलब उसको नया वैल्यू आप दे सकते हो, कांस्टेंट को आप नहीं दे सकते। तो बात आती है भाई कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे जो भी चीज़ें प्री डिफाइंड है, जैसे कि पाई की वैल्यू फिक्स है, एक बार सेट कर देगी मैथमेटिक्स के अंदर, वही चलती आ रही है ना। वैसे ही जैसे मान लो कि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जो वेरिएबल के इक्वल टू पहले से सेट है, जैसे कि न्यू डेट ऑब्जेक्ट। अब डेट ऑब्जेक्ट जो है वो कोडिंग के अंदर लिखा गया कि जब भी आपने डेट ऑब्जेक्ट से कुछ भी लेना है तो आपको यही लिखना है। जनरली क्या होता है कि हम लोग किसी वेरिएबल के इक्वल टू जब कोई वैल्यू डालते हैं तो या तो वो नंबर होती है, जिसका टाइप होता है इंटीजर, यहाँ पर लिखा जाता है नंबर। तो नंबर को हम लोग कोड में नहीं डालेंगे, तभी तो आपका नंबर कैलकुलेट कर पाएगा। अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू डालोगे, मैंने लिखा सिद्धांत या निशांत, तो क्या लिखना पड़ेगा? डबल कोट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर, जिसका नेम रख देता हूँ डेमो .html। हमने लिखा यहाँ पर जाके HTML5 और मैं यहाँ पे जाके एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर कांस्टेंट टुडे इक्वल टू, मैंने यहाँ पे जाके लिखा न्यू डेट। ठीक है, अब क्या न्यू डेट किसी डबल कोट में है? नहीं है, क्योंकि डेट इज अ ऑब्जेक्ट। अब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे आप सब लोग हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में डिफरेंस पता है क्या होता है? ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग को, और सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं लिविंग थिंग को। अब जैसे आप मेडिकल के अगर स्टूडेंट हो गए, जैसे मुन्ना में MBS देखी होगी, सब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उस तरह की चीज़ें। तो डेट क्या है? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक
अब डेट ऑब्जेक्ट से मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम सारे सब्जेक्ट हो, तो भाई जैसे निशांत, इसका अपना एक नाम है, इसका अपना एक लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, इसकी अपनी खुद की एक हाइट है, इसका अपना बॉडी कलर है, सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। सो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में की चीज़ बोलते हैं जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज स्टोर होती है। अब जैसे डेट, तो इसके अंदर डे मंथ ईयर डेट कुछ भी निकाल सकते हो, आवर्स मिनट सेकंड्स मिली सेकंड्स एम पी एम कुछ भी निकाल सकते हो, टाइम को सेट करा सकते हो, टाइम को गेट करा सकते हो, सारे काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर सेट है? डेट ऑब्जेक्ट के अंदर। यानी कि जब मैं कोई डेट इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ जाके लिखूँगा इसको कांस्टेंट मंथ, और मैं यहाँ पर जाके लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे जाके मंथ को प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पर? करंट मंथ का नंबर। चलो जाके देखो क्या लिखा रहा है, जुलाई चल रहा है ना, 7 ही होता है, बट यहाँ पर ये +1 लग गया, जिसकी वजह से आपको 7 रिटर्न कर रहा है, वैसे ये 6 रिटर्न करता है। देखो जरा जाके क्या लिखा रहा है, क्योंकि हमारी जब भी शुरुआत होती है तो वो 0 से होती है, तो 0 हो गया जैन, और उसी के बाद समझ जाओ, ये बता हमें वही रहा है कि ये 7 है, लेकिन ये हमारे हिसाब से, प्रोग्रामर के हिसाब से, हाँ। तो जब भी आप कोई एरे डिफाइन करोगे, कहीं पर भी एरे डिफाइन करते, एरे की जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो 0 कंसिडर होती है, बट जब लेंथ निकालते तो पूरी बताता है कि भाई लेंथ कितनी है जी, इतनी है। लेकिन अगर आप पोजीशन वाइज डेटा निकालोगे इंडेक्स फॉर्म में, तो बोलेगा जी फर्स्ट वैल्यू इज अ 0, सेकंड वैल्यू इज अ 1, थर्ड वैल्यू इज अ 2, इस तरह से चलती है आपकी। तो इसीलिए अब हमें तो ये पता है कि ये 6 हमें बता रहा है, बट एंड यूजर तो नहीं जानता ना, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो उसे तो जुलाई समझ में आएगा ना भाई, जून में दिखाओगे जुलाई में तो कंफ्यूज कि भैया ये पीछे कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें ये सही दिखाता है डेटा फिर कि +1 कर दो जो भी डेटा है उसके अंदर। ऐसे अगर आप डे निकालने जाओगे तो डे भी आपको 0 ही, मतलब आपका ये आज जो चल रहा है 0 से शुरू करके 1 कम बताएगा आपको। तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि जो वैल्यूज आपकी कांस्टेंट में विदाउट कोट है, ठीक है, जैसे अब जैसे डेट क्या है जावास्क्रिप्ट में पहले से लिख दिया गया, तो ये आप कांस्टेंट में डालो, इसको आप लेट में ना डालो। अब डाल दोगे, जैसे कि मैंने बोला जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, चला देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही मायने जो है इसके वो ये है कि ऐसी वैल्यू उसको पहुंचाओ जिसको आप अपडेट ना करना चाहें या किसी एंड यूजर से करवाना ना चाहें। जो लिख दिया वही रहेगा जी, कोई बदल नहीं सकता इसको, ठीक है। तो हम किसी प्रीडिफाइंड वैल्यू को कांस्टेंट में डाल सकते हैं या फिर अपनी खुद की वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू बना सकते हैं, मेरी चॉइस है, मैं प्रोग्रामर हूँ ना, मैं डिसाइड करूँगा मुझे क्या रखना है वो चीज़। तो जस्ट मैंने एक डेमो दिखा दिया आपको, इसको भी हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। तो तीनों तरह के वेरिएबल का टाइप क्लियर हो गए। तो सबसे जो फ्लेक्सिबल है वो है वेयर, हैंडलिंग आती है अच्छे से तो बिंदास इस्तेमाल करो, अदरवाइज लेट और कांस्टेंट का इस्तेमाल करना। तुम सबसे ज़्यादा लेट का यूज़ करोगे और जो नॉन अपडेटेबल वेरिएबल बनाओगे उसके लिए कांस्टेंट चलाओगे, ठीक है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि 10-10 साल जो लोग मार्केट में जॉब कर रहे हैं बैठ के, उन्हें आज भी इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक बहुत कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट है कि लेट कांस्टेंट, क्योंकि काम, हाँ नहीं पता है भाई, काम चल रहा है ना, वो लोग वैर से चलाए जा रहे हैं अभी तक, लेकिन जब इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन आता है तो बड़ा कंफ्यूजिंग आउटकम निकल के आता है इसका। तो अब तुम्हें मैंने प्रैक्टिकल लेके करके दिखाया है इनेबल डिसेबल वगैरह, तो तुम्हें समझ में आ गया कि कांस्टेंट क्या कर रहा है। जो लिख दिया वो दोबारा से रीअसाइन नहीं होगा, लेट कर सकते हैं, बट कोड ब्लॉक स्कोप में है, यानी कि आपका स्कोप में काम करेगा, स्कोप के बाहर नहीं चलेगा। वैर कहीं भी घूम सकता है, उसका पूरी फ्रीडम है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन वैर जिसको हैंडल करना नहीं आता वो सबसे ज़्यादा एरर वैर की वजह से बनाता है प्रोग्राम के अंदर। इन्हीं सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए लिख दी गई टाइप स्क्रिप्ट कि भाई जावास्क्रिप्ट ऐसे कोई कुछ भी ना चलाए, वो एक रेस्ट्रिक्टेड मैनर में काम करे, तो वो बनी टाइप स्क्रिप्ट। PHP भी लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी जब तुम PHP पढ़ोगे तो तुम देखो PHP को आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद डिसाइड कर लेता है कि जो वेरिएबल में रख दोगे अच्छा ये डेटा है, ठीक है, चला देगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में अगर आप लिखोगे x = इन्वर्टेड कोड में 5, y = इन्वर्टेड कोड में 5, तो जावास्क्रिप्ट पढ़ती है टोटल में उसको 55, ठीक है, मतलब उसका हाँ उसको टेक्स्ट पढ़ रही है ना। PHP क्या करेगी, उसका टोटल कर देगी उसमें भी। तो डेवलपर बड़ा कंफ्यूज होता है भाई चल क्या रहा है, सही तरीका क्या है काम करने का, क्योंकि सीधी सी बात है जो PHP पढ़ के आएगा वो जावास्क्रिप्ट में वैसे ही चला देगा। भाई मेरा तो काम हाथ चल रहा था ना, लेकिन डिफरेंस ये है दोनों के अंदर कि ये दोनों को डेटा रीड जो करते हैं, इनके जो इंजन है प्रोसेस करने दोनों डिफरेंट है।
और दोनों के अंदर अलग लॉजिक लगे हैं। लेकिन अगेन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जिसको JS आती है वो PHP को बहुत इजीली सीख सकता है, क्योंकि PHP बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, किसी भी तरह की टेक्निकल बैकग्राउंड की आपसे डिमांड नहीं करती है। बाकी किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, ASP सीखो, JSP सीखो, इन सब के साथ ये दिक्कत है, पहले C पढ़ के आओ तब बात करेंगे, नहीं तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा उसके अंदर चल क्या रहा है। और PHP का जो धुरंधर होगा वो भी नहीं चला सकता उसको, क्योंकि उसका फंडामेंटली पूरा डिफरेंट लिखा गया है। वेरिएबल में कोई डाउट गुलशन? क्लियर एकदम? चलो किसमें कोडिंग में टेक्निकल वो चाहिए लैंग्वेज में बैकग्राउंड, अभी आपने जो बोला था कि सी ASP एंड JSP। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें बनता है ऑपरेटर्स। तो जैसे कि आप कोई भी वेरिएबल यहाँ जो बना रहे हो और यहाँ पर इक्वल टू लगा रहे हो, दिस इज अ ऑपरेटर, ठीक है। हर एक चीज़ का एक मतलब है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं कि हम अपने पास से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रोग्रामिंग चला रहे हो तो यहाँ पर सब कुछ पहले से सेट है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग चलाओ, आप उसके अंदर वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि HTML का जो टैग है हेडिंग, अब हेडिंग के अंदर आप हेडिंग लिखो या उसके अंदर आप कोई पैराग्राफ लिख दो, मना थोड़ी ना कर देगा, वो तो रेंडर करने का काम है उसका, ठीक है, वो कर देगा उसको रेंडर। बट हेडिंग का सही मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें फुल स्टॉप ना हो, पता चला आप लिख रहे हो दिस इज अ हेडर फुल स्टॉप, तो उसका मतलब हेडिंग नहीं हुआ, यानी कि आपने इसका पर्पस ही बदल दिया, समझ गए ना। तो कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ करें, सबके अंदर पहले से कुछ प्रीडिफाइन चीज़ें सेट कर देंगी कि किसको लिखने से क्या आउटकम हमें रिसीव होगा। तो अब जो अपना नया टॉपिक है वो है ऑपरेटर। तो बनाएंगे नंबर 4, यहाँ से जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। ऑपरेटर्स बड़ी अमेजिंग चीज़ है JS के अंदर, बिना ऑपरेटर के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैथ में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, कहाँ गिर गया, न्यू फाइल, इसमें जाइए और यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। एक्सटेंशन डॉट, इसको नेम दे दो 4.1, लिखेंगे HTML5 और यहाँ पर जाके हम डिफाइन कर लेंगे स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पर आप एक वेरिएबल अपना डिफाइन कर लें इसके लिए, जैसे कि x इक्वल टू वैल्यू क्या हमारी 10, y इक्वल टू वैल्यू हमारी क्या है 20, ठीक है। हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल है। अब आप वेर की जगह पर चाहो तो लेट चलाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाके z वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे x और y को प्लस कर, ठीक है। अब ये ऐसा करने का बेनिफिट क्या है कि मान लो कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना हो, रिजल्ट ऑफ मैंने लिखा x प्लस y इज, हमने क्या बताया z, जब आप इसको जैसे मैंने यहाँ जो लगाया स्पेस, देखो ये क्या है, अब टेक्स्ट है ये बिल्कुल एकदम कंजस्टेड सा हो जाएगा ना, तो मैसेज सामने लोग क्लियर जाए तो इसलिए अलग अलग करके लिखो। तो क्या है हमारा रिजल्ट इज 30। अब मान लो कि मैं आपको ये ना सिखाऊं और आप यहाँ जाके लिखते हो x प्लस y, अब रिजल्ट क्या होगा, हाँ 10 और 20 लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसके आगे से ये हटा दूं, इसको मैंने किया कर कमेंट और मैंने इसके आगे से ये मैसेज हटा दिया, अब क्या आ रहा है, अब 30 आ रहा है। तो समझ में आ रहा है
कि अगर आप एक पहली चीज़ ध्यान रखना कि जेएस के अंदर कॉन्केटिनेशन यानी कि दो चीज़ें जब हम लोग एक साथ लिखते हैं तो प्लस ऑपरेटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सिर्फ कैलकुलेशन करा रहे हो, सम अगर निकाल रहे हो तो ये बहुत सही है। बट अगर आप कुछ इस तरह से लिख देते हो कि सम ऑफ एक्स प्लस वाई इज, तो ये काम नहीं करेगा, ये आपका 10-20 कर देगा। अब होता क्या है, हमेशा जो नंबर होता है जावास्क्रिप्ट पहले नंबर को प्रेफरेंस देता है, उसके बाद में टेक्स्ट को प्रेफरेंस देगा। अगर पोजीशन वाइज लेफ्ट में टेक्स्ट होगा तो आगे चाहे नंबर ही क्यों ना वेरिएबल, वो भी टेक्स्ट में ही कंसिडर होगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पर इसका तरीका बदल देता हूँ। मैंने क्या लिखा यहाँ पर इस तरह से प्लस, और इस कोड को यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है, 30 रिजल्ट ऑफ एक्स प्लस वाई इज, है ना। तो समझ में आ रहा है, जेएस पहले नंबर को टोटल करता है, उसके बाद स्ट्रिंग को लेकर आता है। अगर आपके कैलकुलेशन में कहीं पर टेक्स्ट पहले होगा तो ये टोटल नहीं करेगा। हाँ, तो इसका तरीका क्या हो सकता है, तो मान लो कि कहीं पर इंटरव्यू में आपको ये फंसा दिया जाए तो आप जाके ये लगा लोगे तरीका, ये सबसे बढ़िया तरीका है। इंटरव्यू चेक करना चाहते हैं तुम्हारे लॉजिकल, तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है कि आप कैसे टेक्स्ट को लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो हम वही करेंगे यहाँ पर कि इसको ये बताएंगे कि भाई ये इसका पार्ट नहीं है, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट को आप कॉपी करोगे और यहाँ पर जाके आपने इसको बोलना है कि प्लस करो इस तरह से, जैसे आप लोग कैलकुलेटर वगैरह में कर लेते हो ना कई बार। अब ये देखो बिल्कुल समझदारी से काम करेगा आपको, है ना। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल होता है इसकी ना अपनी एक खुद की एक लिमिट है। अब जनरली हम लोग इतने बड़ी लेंथ तक पहुंचते नहीं है, बट ये 16 के बाद पागल हो जाता है। मतलब 16 करेक्टर्स, हाँ 16 की लेंथ से ज़्यादा अगर कोई नंबर आपने किसी वेरिएबल को दे दिया तो ये काम नहीं करता फिर। मैंने वही बोला कि हम लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं, लेकिन कई बार इंटरव्यू पूछ लिया जाता है सभी चीज़ कि मान लो कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा नंबर है तो जेएस कितना बड़ा नंबर कैलकुलेट कर देगा। आप आंसर सीधे ट्राई तो किया नहीं होता, तुम तो तुक्का लगा देते हो उस कंडीशन में, भाई जितना बड़ा नंबर दे वो टोटल कर लेगा। बट एक्चुअल में 16 के बाद ये काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो चलो जरा अब हम लोग असाइनमेंट को ध्यान से समझेंगे कि असाइनमेंट हमारा किस तरीके से चलता है। तो देखो ये वैल्यू हम लोग इक्वल टू करके डिफाइन करिए, क्या है असाइनमेंट। अब मान लो आपने यहाँ पर जाके इसको कमेंट पे छोड़ देते हैं, ये मैं हटा देता हूँ, ये पढ़े रहने देता है। यहाँ आ जाओ, हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने लिखा यहाँ पर x प्लस वाई, और ऊपर लाइन को कमेंट कर दो थोड़ी देर के लिए। तो रिजल्ट कितना है, 30 रिजल्ट आ रहा है। मैंने यहाँ जाके लिखा x माइनस वाई, और मैं यहाँ जाके यूज़ करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में br। अब रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट बताओ, आउटपुट क्या होगा, -10 होगा। -10 होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई y जो है वो बड़ी वैल्यू है और x जो है वो स्मॉलर वैल्यू है, तो यानी कि रिजल्ट में नेगेटिव में आना चाहिए, है ना। चलो यहाँ जाके जरा चेक करो उसको, क्या आ रहा है, -10। इसी तरह से आप यहाँ पर जाके बाकी चीज़ें डिफाइन करते हो। ये हमने लिखा मल्टीप्लाई, और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं इसको डिवाइड, ठीक है। यानी कि कैलकुलेशन हो रही है इसके अंदर, बढ़िया काम कर रहा है, सही बन जाता है जी, इसमें बहुत बढ़िया वाला बन जाता है।
यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये तो क्या बिल्कुल सीधा सीधा तरीका, ठीक है। हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, रोट से लिखता राइट होता है, यहाँ पर हम लोग जाके लिखेंगे जी वेरिएबल अपना, ठीक है, इस तरह से। कहाँ गलती है, ऊपर आ गया ना रिजल्ट, हाँ ठीक है, हाँ भैया लगा दें, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर इसको नेम फिलहाल के लिए ए दे देता हूँ। तो ये चीज़ें आप यहाँ भी कर सकते हो, ए बी सी डी। हमने लिखा ये प्लस करे, यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए और यहाँ पर डिवाइड हो जाए। ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो सेम रिजल्ट हमें रिसीव हो रहा है। इस तरीके से आप सेम आउटपुट लेके आ सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी तरीका आपका एप्लीकेबल है और ये तरीका भी आपका एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि आपको अगर इसके साथ में कुछ लिखना पड़ा, सम ऑफ या सब्ट्रैक्शन ऑफ या आपका जो भी आपने लिखना है इसके अंदर, तो फिर आपको ये ऐसे डिफाइन करना है। और अगर आप किसी टेक्स्ट के साथ लिख रहे हो तो ये वाली प्रैक्टिस सबसे बढ़िया है, आप जो मर्जी इसके आगे लिखो, क्योंकि टोटल तो एक है अंदर होके आ रहा है ना डेटा, तो आपको कोई दिक्कत वगैरह इसमें आएगी नहीं। क्या नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं ना, फिर तो सीधे एक का रिजल्ट आपको मिल जाएगा ना। मैं दिखा देता हूँ, सम ऑफ x प्लस y इज, चेक करके देखो, चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं देगा। ये तो हम लोग ऊपर ऑलरेडी देख ही चुके ना, यहाँ पर हमने बनाया था, तो इस तरह से काम कर जाएगा। अब एक और नया तरीका लगा के देखते हैं। यहाँ पर एक हमने ये देख लिया डायरेक्ट ऐसे, दूसरा हमने देखा कि इसी वेरिएबल के अगेंस्ट इस तरह से डिफाइन करके। अब हम लोग एक और नए तरीके से लिखेंगे, बी आर लगाएंगे और यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जाके यहाँ पर डिफाइन कर देंगे मैसेज असाइनमेंट ऑफ x प्लस इक्वल टू y इज, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस इक्वल टू y। तो देखो हमें 30 रिटर्न आना चाहिए, इसके अंदर जाके चेक करो क्या रिटर्न आया, 30, ठीक है। अब ऐसा करने से आपका ये रिजल्ट आया। दूसरा डिफाइन करेंगे कंट्रोल एस, असाइनमेंट ऑफ x माइनस y इज। अब रिजल्ट क्या होगा, हाँ? यहाँ पर यही चीज़ हमें समझना है कि अब जो मेरे x की वैल्यू है वो कितनी है, 30 है। तो जब आप x में से घटाओगे तो x हाइयर हो गया y से, ठीक है। तो ज़रा ट्राई करके देखो रिजल्ट कितना आ रहा है। यानी कि ये यहाँ पर अब वैल्यू जो है x की जो है वो 30 हो चुकी है। तो अब ये यहाँ से नहीं ले रहा डेटा, अब ये यहाँ से ले रहा है डेटा। हाँ, हमने x के अंदर जो भी वैल्यू थी यानी कि 10 थी, हमने उसके अंदर प्लस इक्वल टू लिख के क्या कर दिया, असाइन कर दिया y को। तो y और x मिलके कितने हो गए, 30 हो गए। तो अब जो x है यहाँ पर वो क्या है, 30 है, ना कि y 30 है। तो जब आप यहाँ माइनस करोगे तो 30 में से 20 जो आपका वैल्यू है वो माइनस होगा। तो रिजल्ट कितना है मुझे यहाँ पर 10 रिसीव हुआ ना। हाँ, क्योंकि हमने लिखा x प्लस इक्वल टू, हाँ, तो x के अंदर प्लस हो रही है y की वैल्यू। तो मैं एक ही चीज़ को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि हर तरीके से क्लियर हो जाए तुम्हारी चीज़ें। इसी तरह से जब आप मल्टीप्लाई करोगे
अलग होगा और डिवाइड करने जाओगे तो रिजल्ट आपका अलग होगा। चलिए जरा चेक करेंगे चारों को क्या आ रहा है। तो यहाँ पर टोटल बिल्कुल सही है 30, यहाँ से 30 में से 20 लेस और 10 आ गया। ठीक है, अब 10 को हम लोग से 20 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, 200 हो गया, और 200 को हम लोग डिवाइड करें तो 10 आ गया, 20 नहीं 200। y की नहीं, क्योंकि x में हम लोग y को डाल रहे हैं। तो यानी कि इसको ऐसा समझो, और आसान अगर भाषा में समझना चाहते हो, मैं एक यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल लाइक e इक्वल टू क्या है 5 है। हमने एक और वेरिएबल बनाया f इक्वल टू क्या है 10 है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिखा वेरिएबल g इक्वल टू e प्लस एफ, बट मुझे ये नहीं करना। मैंने इसको क्या बोला कि वेरिएबल e इक्वल टू इस तरह से डिफाइन करेंगे, क्या हो जाए f, लेकिन इस तरह से डिफाइन करना है e प्लस एफ। कुछ गड़बड़ है कहीं पर? एक मिनट ना, e है f है हमारे पास, हाँ सही है। तो यहाँ जगह डिफाइन करो वेरिएबल ई एफ जी, जी इक्वल टू क्या कर रहे हैं ई प्लस इक्वल टू एफ। अब जब आप इसको डॉक्यूमेंट और राइट करोगे तो हमारा जी का रिजल्ट जो होगा वो कितना आएगा 15। बी आर लगा लो, नहीं तो साथ में चिपक जाएगा, नहीं तो फिर से जाके 15 आ रहा है। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि भाई मैं f को बता ही नहीं रहा, मैंने बोला कि e प्लस इक्वल टू 10 और मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। बस इसको वैर द्वारा नहीं बताना क्योंकि ये फिर दिक्कत कर जाता है। अब मैं अगर e लिखता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, आ रहा है ना। तो ये भी असाइनमेंट का एक एग्जाम्पल है कि एक ही वेरिएबल में एक ही नाम से बार बार अगर वैल्यू देना तो आप वैल्यू देते जाओ। आप जितनी बार भी वैल्यू उसमें दोगे टोटल वही करता रहेगा। मैंने 25 लिख लिया, मैंने 50 लिख लिया इसके अंदर, या 250 लिख लिया असाइनमेंट। अगर आप यहाँ बोलते भाई इधर आके माइनस कर दो इक्वल टू 20, तो पहले ऊपर की सब यहाँ तक जुड़ी, फिर इसमें से माइनस हो जाएगी 20, चलेगा, काम कर रहे हैं इस तरह से। तो ऐसे आप चला सकते हैं इसके अंदर। तो अलग अलग तरीके से आप स्क्रिप्ट के अंदर अपना काम चला सकते हैं। दिस इज अ असाइनमेंट। तो असाइनमेंट का सिंबल जो होता है ये होता है इक्वल टू बोले तो असाइनमेंट, और प्लस इक्वल टू बोले तो री असाइनमेंट।